दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं नितिन अरोड़ा आप लोगों का जस्ट यूपीएससी के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है कॉमन सेंस सीरीज। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे उतने बढ़ जाएंगे, बट मैं आपको यह श्योर दिलाता हूँ कि छोटी सी सीरीज के अंदर आपको काफी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और जो जैसे कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं कह सकता हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो आप पहले करते थे इस सीरीज के बाद आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि यूपीएससी के अंदर क्या होता है, आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी अच्छा पढ़ लें, आपके मैक्सिमम अगर आप धुलंधर है पढ़ाई में, जिसको कहते हैं धुलंधर, 45 क्वेश्चन सही हो सकते हैं 100 में से। अगर आप फ्रेशर हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, मतलब एस्पिरेंट है इन द काइंड ऑफ यूपीएससी लैंग्वेज, तो उस कंडीशन में 35 टू 36 37 क्वेश्चन आप ठीक कर पाएंगे। लेकिन कट ऑफ तो 50 प्लस जाती है ऑलमोस्ट, अगर हम जनरल क्लास की कैटेगरी की बात करें, या फिर 46 47 जो हमारे लेटेस्ट ट्रेंड है। लेकिन हमें सेफ साइड में हमेशा हमें 55 प्लस ही हमें अपने आप को रखना होता है, ताकि हम एक स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री होकर हम मेंस की तैयारी कर सकें। राइट, यही होता है। तो उस कंडीशन के अंदर जिस तरह से 2022 2021 में कट ऑफ स्लाइटली अब नीचे जा रही है, क्यों? पेपर टफ आ रहा है, पेपर कॉमन सेंस पे पूछा जा रहा है, आपके बेसिक्स नॉलेज पे पूछा जा रहा है। 2017-18 में करंट अफेयर पूछा जाता था, 2012-13 के अंदर अगर हम बात करें तो जीएस के बेस के ऊपर पूछा जाता था। लेकिन अब स्लाइटली क्या है, यूपीएससी भी चाहता है कि उसको रट्टू तोते नहीं चाहिए, उसको वो बंदे चाहिए जो प्रेशर के अंदर ढाल सके अपने आप को और वहां से निखर सके। रट्टू तोतों का टाइम मैं बोल सकता हूं 90s में, 2000 में, इवन 2012 तक रट्टू तोतों का काम होता था यूपीएससी के अंदर। लेकिन अब इस तरह के ट्रेंड नहीं है। जिस तरह से हम देखें कि यूपीएससी ने सिलेबस चेंज किया है, आखिर क्यों वो मेंस के हर साल नए नए क्वेश्चन निकालता है, ताकि जो पुराना स्टूडेंट भी हो, जो मान लो 5-6 साल से पढ़ रहा है, और जो नए साल का लड़का है, उसके लिए इक्वालिटी की मतलब कि कंपटीशन हो, कि वो भी करंट अफेयर पढ़ेगा, उसी में से आएगा, और जो फर्स्ट ईयर का होगा, जो नया फ्रेशर है, वो भी करेगा, तो इक्वालिटी के ऊपर बात होगी। यही रीजन है कि यूपीएससी अब जो है अपने कोर्स को स्लाइटली बहुत ज्यादा एडवांस लेवल में लेके गई है। तो यहां पर हम यहाँ पे इसी चीज को देखेंगे, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड होता है मैक्सिमम वो 90-95 के आसपास बच्चे रहते हैं। तो उन्हें क्या आखिर क्या कुछ कॉमन सेंस के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू मेरा प्रयास यही है कि आपके ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं, कि एटलीस्ट मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएं और ज्यादा, ताकि आप उस थ्रेशोल्ड में, मेंस की थ्रेशोल्ड में आराम से टेंशन फ्री होकर पहुंच सके। इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूं, आपने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। उसी का पार्ट 2 में लेके आया हूं। इसमें कुछ मिला के 5-6-7 वीडियो होंगी, इससे ज्यादा नहीं है, आपका टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। लेकिन हाँ, मैं इतना एश्योर दिला सकता हूं कि इन वीडियो के बाद डेफिनेटली आपको पॉजिटिव, आपको आपके अंदर फील जरूर आएगा कि कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। ये नहीं कि टेस्ट सीरीज दे दी, पैकेज बेचा और हो गया, नहीं। यहां मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्वेश्चंस को कैसे यूज किया जाता है, कैसे आप सिक्स सेंस यूज करें, किस तरह से आगे बढ़े, तो वो सब चीजों को यहां पर जो है दिखाया जाता है। तो पहला आज का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेनिफिट ऑफ लिक्विड नैनो यूरिया। ठीक है, तो इसको हम जो है देखेंगे थोड़ा सा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, ठीक है, बेनिफिट ऑफ द लिक्विड नैनो यूरिया। गवर्नमेंट नैनो यूरिया के ऊपर लेकर बहुत ज्यादा बात कर रही है। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये मान सकते हैं कि हो सकता है यहां से निकाला जा सकता है, क्योंकि यूरिया बहुत एक गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, सब्सिडाइज करके देती है रेट में। तो उसी चीज को लेके यहां पे समझते हैं कि डायरेक्टली अब्सॉर्ब बाय द प्लांट, रिड्यूस बर्डन ऑफ द यूरिया सब्सिडी, हायर सेल्फ लाइफ, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द कोड गिवन बिलो, जिसमें आपको कोड कुछ दे रखे हैं। इसको हिंदी में अगर देखें तो हमें यह समझ आता है कि निम्नलिखित में से कौन से तरल, ठीक है, कौन से तरल नैनो यूरिया का लाभ है, जिसमें पहला पॉइंट सीधे पौधे द्वारा अवशोषित, यूरिया सब्सिडी का बोझ कम करना, उच्च शेल्फ जीवन, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करेंगे। हम ये यहां पे अज्यूम करके चलते हैं कि आपको नहीं पता, हम ये भी मान के चलते हैं आपको जीरो है, आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में। लेकिन क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाए, क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि ना आते हुए भी क्वेश्चन क्रैक करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आओगे तो समझ जाओ सबसे बड़े अखंड गधे हो। एक होते हैं गधे, एक होते हैं क्लासिक गधे, और एक होते हैं अखंड गधे, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको हिट करना चाहिए, चाहे आपको नॉलेज हो या ना हो, लेकिन इस पर ट्राई करना चाहिए, लेकिन सिस्टम के साथ, कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आपके कुछ बचा नहीं है, तो लाओ इन क्वेश्चन का अटेम्प्ट करें, कोशिश करें कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो उसी चीज को समझते हैं। देखो, बेनिफिट नैनो यूरिया के बारे में पता है, मान लो नैनो नहीं भी पता, यूरिया के बारे में पता है, इतना तो पढ़ के जाएगा आदमी, तो ठीक है। नैनो यूरिया डायरेक्टली अब्सॉर्ब बाय द प्लांट, टेक्निकल वर्ड है, हमें नहीं पता, हम मानते हैं। रिड्यूस बर्डन ऑफ द यूरिया सब्सिडी, हम सेकेंड पॉइंट को उठाओ, रिड्यूस बर्डन ऑफ यूरिया सब्सिडी,
भाई हो सकता है। यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो यूरिया सब्सिडी का जो है अगर कुल मिला के हम बोले तो यूरिया सब्सिडी को जो है जो कुल मिला के कम करेगा, राइट। हमें ये नहीं पता डायरेक्टली अब्सॉर्ब बाय द प्लांट, हमें टेक्निकल नहीं पता, हमने ना पढ़ा इसके बारे में, लेकिन हम एक वर्ड को पकड़ रहे हैं यहाँ पे कि रिड्यूस बर्डन ऑफ यूरिया सब्सिडी या नैनो यूरिया अगर हम लिक्विड करेंगे तो हाँ रिड्यूस बर्डन ऑफ सब्सिडी हो सकता है। हम एक ये एज्यूम ये करके चलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या, अगर हम 2 को लेके चलें, यार ये नहीं होगा, 33% पे पहुंच गए, यानी कि कुल मिलाकर आप 33% पे आप जो है पहुंच चुके हो, यही हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। हायर शेल्फ लाइफ, हायर शेल्फ लाइफ मतलब उसकी मतलब जो लाइफ है ज्यादा होगी। भाई नैनो है, डेफिनेटली नैनो में चीजें कुछ, अब यार देखो अब यहां पे कैसे सोचना है, सोचो नैनो है तो कुछ यार अगर नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी हटाओ, नैनो टेक्नोलॉजी यार कुछ ना कुछ एक एडवांस लेवल की बात है, हमें सोचना है कुछ ना कुछ एडवांस होगा, तो मैं ये अज्यूम करके चलूं कि यार कुछ ना कुछ इसमें एडवांस होगा, हायर सेल्फ लाइफ हो सकता है। भाई मुझे नहीं पता, बट तो साइंस को मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, यार नैनो टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक, करेक्ट। 2 3 यानी कि अब ये कट गया, 1 2 तो कट गया, हमें पता है 3 या ये, अब हमें ये भी पता चल गया या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। फिर 50 पे पहुंच गए, 33 से आप डायरेक्ट आप 50% पे आपने जंप कर लिया। अब एक पता होती है, आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है। अब सोचो डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, जो अगर हम बात करें यूरिया है भाई हम डालते हैं खेतों के अंदर, फिर उसके बाद जो है तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब तो होगा, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर नहीं भी पता भाई यार टेक्निकल वर्ड है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मुझे साइंस टेक इतना साइंस के बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस कंडीशन में आप इन 2 ऑप्शन तक पहुंच गए। अगर हम बात करें 2 3 या 1 2 3 पे आप पहुंच गए हो, तो ऐसी सिचुएशन में देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कर लोगे आप, नहीं, ऐसी सिचुएशन में आपकी 6 सेंस के ऊपर बात होगी, लेकिन आपने ये भी समझना है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। अब देखो इस पॉइंट पे यहां फंस गए, मान लो फंस गए, नहीं पता इसके बारे में, नहीं पता डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय द प्लांट नहीं पता, लेकिन अब आपने एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में घुसाना है। एग्जामिनर क्या पूछा है मेरे से, आखिर क्वेश्चन क्यों रखा है, सोई तो क्वेश्चन रखेगा और हर एक क्वेश्चन में लॉजिक होता है। क्या पूछना चाह रहा है मेरे से, वो तो बता क्या रहा है मुझे, वो यहां पे वो मुझे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, नैनो यूरिया के बारे में बता रहा है, तो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है यार डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, रिड्यूस बटा होता है, ये तो पता है, हो भी सकता है, कुछ ना कुछ बता ही तो रहा है मुझे। तो उस कंडीशन में मैं होता तो मैं डायरेक्ट आगे 1 2 3 मार देता, नहीं पता इट्स ओके, रिस्क लिया ना, 50-50 है, क्योंकि इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता मैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने मन की बात सुननी है, ध्यान से समझना, जो मन कह रहा है वो कर दो, दिमाग नहीं मन, यहां पर आपके मन क्या कह रहा है आपका, थोड़ा धार्मिक टाइप की मैं बातें बोल रहा हूं, मैं मानता हूं, लेकिन यहां आपको ये सोचो, क्योंकि देखो ये ऐसी सिचुएशन है क्योंकि आपको एक पीरियड में क्वेश्चन खत्म करना, निकलना भी आगे, तो यहां पर आपने ज्यादा नहीं सोचना, जो पहला स्लॉट आए दिमाग में मार दो निकल लो, क्योंकि दूसरी बार सोचोगे गलत होगा, ये भी एक फैक्ट है, ध्यान रखना। जो पहली बार से आए आपके दिमाग में 1 2 3 हो सकता है, बस टिक मारो निकलो। अगर तुम सोचो नहीं यार डायरेक्टली जो टेक्निकल वर्ड मुझे नहीं पता, रिस्क ले लो ना, बस दूसरा मत सोचना, जहां तुमने दूसरा सोचा नहीं भी हो सकता, दिमाग तुम्हें कह रहा है, तो वो 100% तुम सी पे मार के आओगे और तुम्हारा आंसर गलत होगा। समझ आ गया? चलो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना तो ये पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें हाई एफिशिएंसी है इसमें, गेट डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट है, ठीक है, और ये सारी चीजें आप जो पढ़ लेना, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, मेरा मेन है कि क्वेश्चन को कैसे हम जो है हाईएस्ट सेल्फ लाइफ है ये आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ बायोगैस, ठीक है। प्रोवाइडेड अ स्टेबल फ्यूल सप्लाई, इंक्रीज इंडिया ऑयल इंपोर्ट बिल, एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ फार्मर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का लाभ है, एक स्थिर ईंधन आपूर्ति प्रदान करता है, भारत के तेल आयात बिल वृद्धि करता है, किसानों के लिए आय के स्रोत के रूप में कार्य करता है, उसके बाद बताइए। यानी कि क्वेश्चन कुल मिला के बायोगैस के बारे में पूछा गया। जब छठी सातवीं क्लास में होंगे तो आपने बायोगैस के बारे में सुना होगा, और इवन अगर आप गांव पृष्ठभूमि से हैं तो आपने देखा भी होगा कि बायोगैस का कैसे हिसाब किताब होता है, कैसे नहीं होता, ये सारी चीज आपको जो है बिल्कुल कुल मिलाकर जो है पता भी होंगे, राइट। हम मान के चलते हैं हमें नहीं पता, हम यही एज्यूम करके चलते हैं,
हमें कुछ नहीं पता, हम जीरो हैं, झंड है, फिर भी घमंड है, लेकिन हमें आगे करना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे? उस सिचुएशन में ये समझो कि विच ऑफ द फ्लोइंग एडवांटेज पूछ रहा है, कुछ दिख रहा है यार, इंक्रीज इंडिया ऑयल इंपोर्ट बिल, मैंने मान लो सेकंड पॉइंट को उठा लिया, इंक्रीज इंडिया इंपोर्ट ऑयल बिल, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के तेल आयात बिल में वृद्धि करना। अगर तेल आयात के में वृद्धि में बिल करता तो बायोगैस एनसीईआरटी के चैप्टर में क्यों होता? क्योंकि भाई अगर इंपोर्ट बिल अगर बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट चाहेगी कि वो उसके बारे में पता हो, नहीं तो हमेशा गवर्नमेंट के हमेशा फायदे के बारे में बात करती है। और दूसरी बात, ये तो गांव में भी होता है। तो मैं ये एज्यूम अगर करके चलूं, मैं एज्यूम करके चलूं कि मुझे पता चल रहा है कि सेकंड नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं मुझे जो है रॉन्ग स्टेटमेंट जो है मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। अभी फर्स्ट थर्ड तो मैंने देखी नहीं, लेकिन जहां जहां सेकंड है पहले वहां काटो। ये लो, ये तो आंसर ही आ गया, मैं देखा नहीं ध्यान से, लेकिन आंसर आ गया। तो इस तरह से चीजें जब करो, हालांकि इस तरह से यूपीएससी नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैं बात कर रहा हूं। एक्ट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द फार्मर, हाँ भी हो सकता है। प्रोवाइड अ स्टेबल फ्यूल सप्लाई, भाई बायोगैस हो सकता है। आपने देखा भी होगा टैंक बना के, जब आप 10th 11th में होंगे तो आप देखते हो बहुत सारे अपने बायोगैस के ड्राइंग भी बनाई होगी। तो उस कंडीशन के अंदर मैं कह सकता हूं कि हाँ, चीजें जो है कुल मिलाकर यहां पर हो सकती हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको बढ़िया से? आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूं आपके मतलब के दिमाग के अंदर जो है कुल मिला के जो चीजें जो है घुस रही होंगी। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है प्लीज पढ़ लेना, ये सारी चीजें हैं कि क्यों गलत है क्या नहीं है, ये सारी चीजें आपके अंदर रखिए। ठीक, आते एक और क्वेश्चन के ऊपर। विद रेफरेंस टू द इंडियन डेयरी सेक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विद रेफरेंस टू द इंडियन डेयरी सेक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। गुजरात इज द लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? जिसमें आपको 1 2 नाइदर 1 2 दे रखे हैं। भारतीय डेयरी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। गुजरात भारत में अग्रणी दूध उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित कथनों में से हम मान के चलते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमें यह पता है कि यार हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हम आगे क्या करें? चलो, दूध के ऊपर बात हो रही है, इतना तो पता चल गया होगा, हाँ यार कहीं ना कहीं ठीक है, दूध के ऊपर बात हो रही है, यानी कि ये आप क्वेश्चन को कर सकते हो। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। गुजरात इज द लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। क्वेश्चन को समझो, गुजरात इज द लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। अब आप आएगा अमूल है यार, हो सकता है गुजरात से निकल के आया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बात तो सही है, लेकिन गुजरात इज द लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, वो तो कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर है ना। यूपी बिहार वालों का क्या भाई? यूपी में भी तो इतनी गाय हैं। अब देखो यूपी के अंदर गाय भैंसें कितनी हैं, तो उनका क्या होगा फिर? और यूपी स्टेट भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है भाई, पॉपुलेशन 25 करोड़ के आसपास हो रही है, गुजरात की तो 6 करोड़ 7 करोड़ के आसपास होगी, इससे और क्या होगा? तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट में मुझे ट्विस्ट लग रहा है। पहला पॉइंट, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बता रहा है आपको कि देखो भारत है, पूछ नहीं रहा, वो आपको बता रहा है, आपको सोचना है कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या, हाँ ये हो सकता है। तो अगर आपने ये बोला कि भाई प्रोड्यूसर, भाई मिल्क तो है ही भाई, हमारे देश में गाय भैंसे तो नहीं है, तो अगर आप ये भी मान के चलो तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, राइट? यही हुआ। अब इसका मतलब गुजरात इज द लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट, भाई यूपी बिहार वालों को क्या? तो उस कंडीशन में मैं क्या करता, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, मैं इसको काट देता। मैं सिर्फ क्या करता, जब मेरा 2 गलत हो गया तो ये नहीं होगा, नहीं मैं डायरेक्ट इसको मार देता, बस खत्म। और यहां पे आपका एमसीक्यू खत्म हो गया। क्योंकि मैं यही मान के चलता कि यूपी और बिहार स्टेट वालों को क्या, क्योंकि भाई यहां पे तो पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे गाय मिल जाते हैं और यहाँ पे गाय को तो एक सम्मान दिया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर मैं इसको मारता तो ये चीजें ठीक होती और ये आंसर ही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये प्लीज आप जो है पढ़ लीजिए, ये आपके सामने जो है देखो। कथन 2 गलत है, क्योंकि शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात चाहते आपका जो है निकल मिलाकर देखें तो इसकी आधी, अगर हम देखें तो आधा है इसमें, ठीक है, और लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो यानी कि
22% वैश्विक उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। ध्यान रखना कि भारत जो है आज भी, और ये प्राउड की बात है हमारे देश के अंदर कि दूध उत्पादक के अंदर, यानी कि चलो हम कहीं ना कहीं चाइना से तो आगे, अमेरिका से भी आगे, तो दूध उत्पादन के मामले में हम कहीं ना कहीं भारत जो है एक नंबर 1 पे जो है हमें देखने को मिलता है। और गुजरात ना होके ध्यान रखना यूपी एक स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन जो है कुल मिलाकर जो है किया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।